बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती है इसमें सबसे मेजर जो ड्रग है वो NSAID है, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। इनको नॉन स्टीरॉयडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्टीरॉयड्स भी एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, लेकिन इनकी नेचर स्टीरॉयड्स नहीं होती, तो उनको बोलते हैं नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। जो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती है, ओके, इनको इस्तेमाल करते हैं इन्फ्लेमेटरी कंडीशन के अंदर, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर यूज़ करते हैं, गाउटी आर्थराइटिस के अंदर यूज़ करते हैं। कोई भी अगर पेन होता है तो इस केस के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इन्फ्लेमेशन के कार्डिनल साइन सिम्टम में पेन भी होता है। ठीक है, तो जो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती है ये असल में साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम को ब्लॉक कर देती है। साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम और दूसरा होता है लिपोऑक्सीजिनेस एंजाइम। ये वो एंजाइम होती है जो रैकिडोनिक एसिड से आगे इकोसिनाइड्स बनाते हैं। इकोसिनाइड्स 3 टाइप के होती है, आपको पता है, प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन और ल्यूकोट्राइन्स। लेकिन आपको पता है कि जब साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो रैकिडोनिक एसिड ल्यूकोट्राइन पाथवे की तरफ चला जाएगा, और ल्यूकोट्राइन पाथवे वाला एंजाइम होता है लिपोऑक्सीजिनेस। लिपोऑक्सीजिनेस से ल्यूकोट्राइन पाथवे चलेगा। इन शॉर्ट के जो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती है ये साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम को ब्लॉक करना शुरू कर देती है। जब साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो इसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन दोनों का लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि जो साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम है ये थ्रोम्बोक्सिन और प्रोस्टाग्लैंडिन को बनाता है। ठीक हो गया। लेकिन जो साइक्लोऑक्सीजिनेस है इसकी 2 फॉर्म्स होती हैं, एक होती है कॉन्स्टिट्यूटिव फॉर्म, दूसरी होती है इंड्यूसिबल फॉर्म। जो कॉन्स्टिट्यूटिव फॉर्म होती है ये नॉन इन्फ्लेमेटरी सेल के अंदर इंपॉर्टेंट होती है। नॉन इन्फ्लेमेटरी सेल में आप कह सकते हैं कि किडनी वगैरह, किडनी के अंदर और जो जीआईटी के अंदर म्यूकोजा को मेंटेन करती है। किडनी के अंदर ये जीएफआर को कंट्रोल करती है। जो टाइप 2 वाले होता है, टाइप 2 इन्फ्लेमेटरी सेल होता है मैक्रोफेजेस के अंदर, न्यूट्रोफिल के अंदर, लिम्फोसाइट्स के अंदर होता है। ठीक हो गया, ओके। अब आपको जब आप ये दोनों एंजाइम को इनहिबिट कर दोगे तो प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन का लेवल कम हो जाएगा। जब इनका लेवल कम हो जाएगा तो रैकिडोनिक एसिड ये चला जाएगा ल्यूकोट्राइन पाथवे की तरफ। लिपोऑक्सीजिनेस एंजाइम इसको यूज़ करना शुरू कर देगा। इन शॉर्ट या एस्पिरिन की वजह से या नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन थ्रोम्बोक्सिन का लेवल तो कम हो जाएगा, लेकिन ल्यूकोट्राइन के लेवल ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इस प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन के लेवल कम होने की वजह से इनकी डिफरेंट क्लिनिकल एप्लीकेशंस होती है। ठीक है, ओके। अब नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स डिपेंडिंग अपॉन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कुछ होती है सिलेक्टिव और कुछ होती है नॉन सिलेक्टिव। जो सिलेक्टिव होती है साइक्लोऑक्सीजिनेस टाइप 2 को ब्लॉक कर देती है, क्योंकि असल में जो कल्प्रिट एंजाइम होता है वो साइक्लोऑक्सीजिनेस टाइप 2 होता है, जो इन्फ्लेमेटरी सेल के अंदर होता है, इन्फ्लेमेशन को रोक देता है, लेकिन 1 वाला होम्योस्टैटिक फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो जो 2 को इनहिबिट करती है सिलेक्टिवली तो उनको बोलते हैं सिलेक्टिव NSAID, और जो 1 और 2 दोनों को ब्लॉक कर देती है तो उनको बोलते हैं नॉन सिलेक्टिव। अब नॉन सिलेक्टिव को ऑन द बेसिस ऑफ देयर फार्माकोडायनामिक प्रॉपर्टी इनको मजीद 2 में डिवाइड कर देते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में यही फर्क होता है कि रिवर्सिबल के एक्शन को आप एंटागोनाइज कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन इरिवर्सिबल के एक्शन को एंटागोनाइज नहीं कर सकते। अब एस्पिरिन के इरिवर्सिबल एक्शन होने की वजह से इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, स्पेसिफिकली ड्यूरेशन ऑफ एंटी प्लेटलेट एक्शन, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। एंड दिस इज द बेसिस फॉर द यूज ऑफ एस्पिरिन एज एन एंटी प्लेटलेट ड्रग। ओके, ठीक हो गया, ओके। तो इसके इफेक्ट्स बता रहे हैं। आपको पता है कि जो रैकिडोनिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन वगैरह, ये इन्फ्लेमेशन के साइन सिम्टम को मैनिफेस्ट करते हैं। इन्फ्लेमेशन के जो कार्डिनल सिम्टम आते हैं वो इन्हीं की वजह से तो आते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से। ओके, तो प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन की सिंथेसिस को ब्लॉक करने की वजह से इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। एनाल्जेसिया फंक्शन होता है, प्लेटलेट की एग्रीगेशन को ब्लॉक कर देती है, एंटीपायरेटिक फंक्शन होता है। ठीक हो गया। एस्पिरिन के क्या क्या फंक्शन होती है, डिफरेंट डोज के ऊपर इसके डिफरेंट फंक्शन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कंसनट्रेशन कम है, तब इसके पास लो रेंज के अंदर इसके पास एक ही फंक्शन आता है कि वो प्लेटलेट की एग्रीगेशन को ब्लॉक कर देती है। ओके, अब ये प्लेटलेट की एग्रीगेशन रिवर्सिबल वाले नहीं करते, ये सिर्फ एस्पिरिन ही करती है। ठीक है, तो प्लेटलेट की एग्रीगेशन 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर में देखने को मिलती है। और आपको जब आप कंसनट्रेशन 300 से लेकर 2400 की रेंज में ले आते हैं इंटरमीडिएट डोसेस के अंदर, ये एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक फंक्शन आ जाता है। फिर कंसनट्रेशन को और बढ़ाते हैं, तकरीबन 2.4 से लेकर 4K तक बढ़ा लेते हैं। तब इस कंसनट्रेशन के बाद, इस कंसनट्रेशन के अंदर इसके पास एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन आना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया, ओके। आपको ये भी पता है कि एस्पिरिन, फेनिटोइन और एथेनॉल इनका 0 ऑर्डर काइनेटिक होता है, लेकिन जब एस्पिरिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तब ये 0 ऑर्डर बनता है, वरना नॉर्मली फिजियोलॉजिकल डोसेस के अंदर इसकी जो एलिमिनेशन होती है वो फर्स्ट ऑर्डर होती है। तो ये तो हो गया बात एस्पिरिन की। अब हम बात करते हैं रिवर्सिबल की। रिवर्सिबल के अंदर बहुत सारी ड्रग्स आ जाती है, तो कुछ को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। जो इबुप्रोफेन और नेप्रोक्सिन होती है इनकी मॉडरेट इफेक्टिवनेस होती है, पोटेंसिन की मॉडरेट होती है, एंडोमेथासिन के पास सबसे ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी होती है, और सिर्फ एक ही ड्रग ऐसी है
अदर एनसेट के अंदर जिसके पास कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी नहीं है, सिस्टेमिक एनाल्जेसिक एक्टिविटी होती है, तो वो होती है कीटोरोलैक के पास। ठीक है, कीटोरोलैक के पास ओनली प्रॉपर्टी होती है एनाल्जेसिक की, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन इसका नहीं होता। और आपने ये भी याद रखना है कि जो सबसे ज़्यादा हाफ लाइफ ज़्यादा होती है एनसेट की, वो होती है ऑक्सापैराजोन की होती है, एक्सापैराजोन। और उसके बाद आती है पिरोक्सिकाम। इन दोनों की हाफ लाइफ 58 और 57 आवर्स तक होती है। आप इनको याद कर लेना, ठीक हो गया। ओके, एस्पिरिन को आपको पता है कि एस्पिरिन ओरली दी जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड के अंदर, इसके और टिश्यू के अंदर हाइड्रोलिसिस होती है, तो एसीटेट और सैलिसाइलिक एसिड प्रोड्यूस होता है। वैसे एस्पिरिन का केमिकल फार्मूला एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड था। अब जो सैलिसाइलिक एसिड प्रोड्यूस होता है टिश्यू में हाइड्रोलिसिस के बाद, वो सैलिसाइलिक एसिड नॉन सेलेक्टिव इनहिबिटर होता है, ठीक हो गया। अब हम इनकी बात करते हैं कि अदर एनसेट की बात करते हैं, तो अदर एनसेट के अंदर उनकी भी ओरल एब्जॉर्प्शन हो जाती है। इसमें जो इबुप्रोफेन है उसकी हाफ लाइफ 2 घंटे की होती है, सेफ ड्रग होती है और रिलेटिवली लीस्ट एक्सपेंसिव होती है। ओके, ठीक हो गया। और लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ के अंदर आपको मैं बता चुका हूँ ओ से और पी से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब इनके क्लिनिकल यूजेस को पढ़ लेते हैं कि मस्कुलोस्केलेटल पेन होता है, जॉइंट्स के पेन को आर्थराइटिस बोलते हैं, गाउट वाला पेन होता है, इसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, डिस्मेनोरिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, हेडेक को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, माइग्रेन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। और आपको पता है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं ये कुछ उसके अंदर भी आ जाते हैं, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस को क्लोज करने के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं। लेकिन अगर प्री मैच्योर डिलीवरी है तो प्री मैच्योर इन्फेंट के अंदर हम पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस यानी डक्टस आर्टरियोसिस को पेटेंट रखना चाहते हैं। इस केस के अंदर भी हम प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को ब्लॉक कर देंगे। ओके, जो कीटोरोलैक होती है सिस्टेमिक एनाल्जेसिक ड्रग होती है, जो अदर एनसेट होते हैं पॉलिप की फॉर्मेशन को ब्लॉक कर देते हैं, स्पेसिफिकली प्राइमरी फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस के अंदर कोलोन के कैंसर को कम कर देते हैं। तो ये सारे क्लिनिकल यूजेस आपने यहाँ से पढ़ लेने हैं। एस्पिरिन के बता चुका हूँ और ये अदर ड्रग आ जाती है, ठीक है। ओके, अब इनके टॉक्सिटी की तरफ आ जाते हैं। जो सिलेक्टिव है, सिलेक्टिव के अंदर सिलिकॉक्सिब, रोफिकॉक्सिब और वोल्टिकॉक्सिब होता है। ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक और एंटी पायरेटिक एक्शन रखते होते हैं। साइड इफेक्ट की तरफ आ जाते हैं तो सब तो कहते हैं कि जो सिलेक्टिव जो COX2 इनहिबिटर होते हैं उनकी वजह से MI स्ट्रोक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इसका मैकेनिज्म ये है कि जो COX2 एंजाइम होता है, ये COX2 एंजाइम का मेन फंक्शन है प्रोस्टासाइक्लिन की फॉर्मेशन करवा देना। ओके, तो आपको बता रहा था कि साइक्लोऑक्सीजिनेज टाइप 2 की इनहिबिशन की वजह से जो कि प्रोस्टासाइक्लिन को बनाता था, तो इसकी वजह से प्रोस्टासाइक्लिन नहीं बनेगा। प्रोस्टासाइक्लिन वेसोडाइलेटर कंपाउंड है, तो प्रोस्टासाइक्लिन जब नहीं होगा तो वेसोडाइलेशन नहीं होगी। और इसके अलावा प्रोस्टासाइक्लिन प्लेटलेट की एग्रीगेशन को इनहिबिट करता था। लेकिन जब प्रोस्टासाइक्लिन नहीं होगा तो प्लेटलेट की एग्रीगेशन भी इनहिबिट नहीं होगी। जब प्लेटलेट की एग्रीगेशन इनहिबिट नहीं होगी तो थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। डेट इज़ वाई COX2 इनहिबिटर यूज़ करते हैं तो MI स्ट्रोक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं ड्यू टू इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस। अब नेक्स्ट हम चलते हैं साइड इफेक्ट पढ़ लेते हैं किसके, नॉन सेलेक्टिव एनसेट के। तो नॉन सेलेक्टिव एनसेट के जो साइड इफेक्ट होते हैं वो गैस्ट्रिक और रीनल अपसेट हो जाता है। स्पेसिफिकली कीटोरोलैक की वजह से हिमेटोलॉजिकल रिएक्शन आना शुरू हो जाती है, स्पेसिफिकली एंडोमेथासिन के अंदर। अब एस्पिरिन के जो सारे जो साइड इफेक्ट होते हैं डिफरेंट कंसंट्रेशन के ऊपर डिफरेंट आना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जब एंटी इन्फ्लेमेटरी कंसंट्रेशन अप्लाई करते हैं तो एंटी इन्फ्लेमेटरी वाली केस के अंदर GIT अपसेट होना शुरू हो जाता है और ये मोस्ट कॉमन इफेक्ट है। जब क्रॉनिक यूज़ करते हैं तो GIT कल्सर हो जाता है, ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लीडिंग होने का चांसेस आपको बता चुका कि एंटी प्लेटलेट एक्शन होता है एस्पिरिन का। ओके, अपर GIT ब्लीडिंग हो सकती है, रीनल इफेक्ट आना शुरू हो जाती है जिसमें रीनल फेलियर और इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस आ सकता है। एस्पिरिन ब्लीडिंग टाइम को भी बढ़ा देती है, आपको ये भी पता है। जब लोड डोज के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता है कि एस्थमेटिक वाले पेशेंट के अंदर जो लो डोज के अंदर ल्यूकोट्राइन की सिंथेसिस काफ़ी ज़्यादा होना शुरू होती है, तो इस्तेमाल दूसरे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन काफ़ी कॉमन होना शुरू हो जाएगी। जब डोज को बढ़ाते हैं तो डोज को बढ़ाने की वजह से टीनाइटिस हो सकता है, वर्टिगो हो सकता है, हाइपर वेंटिलेशन हो सकती है और रिस्पायरेटरी एल्किलोसिस हो सकता है। वो हाइपर वेंटिलेशन की वजह से होगा। एस्पिरिन की वजह से हाइपर रिस्पायरेटरी एल्किलोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस दोनों हो जाती है, लेकिन ये वेरी हाई डोज के ऊपर देखने को मिलती है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, डिहाइड्रेशन है, हाइपरथर्मिया है, कोमा हो सकता है, बंदा की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकती है। और यहाँ पर एक मैंने सिंड्रोम लिखा है राई सिंड्रोम, कि ऐसे बच्चे जिनके अंदर वायरल इन्फेक्शन होता है वो अगर एस्पिरिन को लेते हैं तो उनके अंदर एक स्पेसिफिक सिंड्रोम आ जाता है, उसको बोलते हैं राई सिंड्रोम। इस राई सिंड्रोम के अंदर लीवर के सेल मरना शुरू हो जाते हैं, एनसेफेलोपैथी होना शुरू हो जाती है। एनसेफेलोपैथी क्यों होती है? क्योंकि लीवर का फंक्शन है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देना, लेकिन जब अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट नहीं होगे तो हाइपर अमोनीमिया हो जाएगा। अमोनियम के ज़्यादा होने की वजह से CNS डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अमोनियम न्यूरोटॉक्सिक होती है, ठीक हो गया। ओके, तो ये पूरा मैकेनिज्म मैंने बता दिया है कि एनसेड वाली कैटेगरी का। अब नेक्स्ट जो आगे एस्टामाइनोफेन, जल्दी से मैं एस्टामाइनोफेन का थोड़ा बहुत फ्लो चार्ट बना लेता हूँ फिर इसको स्टार्ट करते हैं।
ओके, अब बात करते हैं एस्टामाइनोफेन। एस्टामाइनोफेन, जिसको हम आम जबान में पैरासीटामोल या पैनाडोल बोलते हैं, ये ओवर द काउंटर ड्रग यूज़ होती है, ओवर द काउंटर बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के। अब एस्टामाइनोफेन और एस्पिरिन में क्या फ़र्क होता है कि जो एस्टामाइनोफेन होता है ये 1 और 2 को ब्लॉक करने के अलावा 3 को भी ब्लॉक करना शुरू कर देती है, साइक्लोऑक्सीजिनेस टाइप 3 को, जो CNS के अंदर पड़ा हुआ होता है। लेकिन एस्पिरिन सिर्फ टाइप 1 और टाइप 2 को ब्लॉक करती है। इसके अलावा एस्टामाइनोफेन के पास सिर्फ एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक एक्टिविटी होती है, इसके पास कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी नहीं होती, एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी नहीं होती। एस्टामाइनोफेन को जब हम यूज़ करते हैं, जब हम एस्पिरिन किसी काम की नहीं होती, फिर कुछ इंडिविजुअल एस्पिरिन को टॉलरेट नहीं कर पाते, इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन आ जाता है, या बच्चों में अगर वायरल इन्फेक्शन है तो उनके अंदर एस्पिरिन नहीं देंगे, क्योंकि एस्पिरिन दे दोगे तो फिर राई सिंड्रोम आ जाएगा, लीवर डीजनरेशन और हेपेटिक एन्सेफलोपैथी हो सकती है। ठीक हो गया, तो ये आपने क्लिनिकल यूजेस भी देख लिया है। अब इसकी एक इंपॉर्टेंट टॉक्सिसिटी आ रही है एस्टामाइनोफेन की। उसको टॉक्सिसिटी को समझने के लिए आपने इस फ्लो चार्ट को ध्यान से समझना है। अब जो एस्टामाइनोफेन होती है, पहले एस्टामाइनोफेन का फेज 1 मेटाबॉलिज्म होता है। जब एस्टामाइनोफेन का फेज 1 मेटाबॉलिज्म होता है तो इसकी वजह से रिएक्टिव टॉक्सिक इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशी प्रोड्यूस होती है। लेकिन जब इस रिएक्टिव टॉक्सिक इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशी को लीवर न्यूट्रलाइज कर देता है बाय ग्लूकुरोनाइडेशन रिएक्शन, और ग्लूकुरोनाइडेशन रिएक्शन के लिए उसको सल्फेट और ग्लूटाथायोन चाहिए होता है। तो जब लीवर इसकी कॉन्जुगेशन करता है ग्लूकुरोनाइड से, तब ये 6 मार्केप्टोप्यूरेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और जब ये मार्केप्टोरेट की फॉर्म में होता है, ठीक है, तो ये इनएक्टिव होता है और ये हेपेटोटॉक्सिक नहीं होता। अब होता क्या है कि अगर कोई बंदा अल्कोहल लेता है तो फिर अल्कोहल फेज 1 एंजाइम को इंड्यूस करना शुरू कर देती है। जब जितना ज़्यादा फेज 1 एंजाइम इंड्यूस हो गए एज कम्पेयर टू फेज 2, तो ये वाली जो रिएक्टिव टॉक्सिक इलेक्ट्रोफिलिक कंपाउंड होता है ज़्यादा बनेगा, तो ये लीवर को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। ओके, ठीक हो गया। और ये भी हो सकता है कि किसी बंदे में एडवांस लीवर डिजीज़ है, इसकी वजह से ग्लूटाथायोन ग्लूकुरोनाइड सल्फेट की डेफिशिएंसी हो जाती है। इस केस में भी फेज 2 मेटाबॉलिज्म नहीं चलेगा, और जो टॉक्सिक इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप प्रोड्यूस हो गए वो लीवर को उड़ाना शुरू कर देंगे। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम एनिसिटाइलसिस्टीन देते हैं, जो ग्लूटाथायोन के लेवल को रेप्लिनिश कर देता है। ठीक हो गया, जिसकी वजह से हम हेपेटोटॉक्सिसिटी को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये था एस्टामाइनोफेन का फ्लो चार्ट, एस्पिरिन और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का फ्लो चार्ट। इस चैप्टर के अंदर र्यूमेटिक ड्रग्स लिखी हुई है, र्यूमेटिक डिजीज को ट्रीट करने के लिए, और गाउटी आर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए ड्रग्स लिखी हुई है। तो मे भी वो नेक्स्ट टाइम कवर कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल बनाएंगे तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।